बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 30 दिसंबर और पाकिस्तान में पीर की सुबह। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तजिया। सबसे पहली खबर आपके सामने एक होशरुबा किस्म का इंकशाफ रखते हैं, तहलका खेज भी कह सकते हैं। इंकशाफ तो पुराना है लेकिन मौजूदा हालात के अंदर वो बहुत ही इफेक्टिवली रिप्लेस करता है तमाम के तमाम चौधरी निजामुद्दीन के बयानिए को, 9 मई के बयानिए को, और जो सब कुछ इस वक्त एक पाकिस्तान पूरे के अंदर भूचाल खड़ा किया हुआ है, एक पाकिस्तान पूरे को कशमकश की, और मैं यही कहूंगा कि पाकिस्तान पूरे को हैजान की कैफियत में मुब्तला कर रखा है। कभी DGISPR सियासी किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कभी जहरीली किस्म की। तो आप जरा चीजों को अगर खोल के देखें तो ये जो इंकशाफ है, और वो भी फौज के अंदर से, और वो इंकशाफ एक जनरल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि साबिक आर्मी चीफ और पाकिस्तान के उस वक्त के सदर और डिक्टेटर जनरल जियाउल हक को फौज ने कत्ल किया था। जी हाँ, ये मैं नहीं कह रहा, क्योंकि मैं कहूंगा तो बहुत गुस्सा आएगा, बगावत, गद्दारी, पता नहीं कौन कौन से टाइटल दिए जाएंगे। मैं दोबारा कह रहा हूं, ये फौज के अपने जनरल रिटायर्ड फैज अली चिश्ती ये फरमा रहे हैं कि जनरल जियाउल हक जो कि आर्मी चीफ थे उनको फौज ने कत्ल किया। अब आप ये कहेंगे कि इस बात का इस वक्त जनरल जियाउल हक साहब को कत्ल तो बहुत पहले किया जा चुका, 80s के अवाइल में जो आखिरी साल थे चंद उनके अंदर ये हुआ, तो आज इसकी क्या रेलेवेंस है, क्यों हम ये डिस्कस कर रहे हैं, वो मैं आपको बताता हूं। पहले आप जरा जनरल रिटायर्ड फैज चिश्ती साहब ने कहा क्या, ये सुनिए। आपके ख्याल में जनरल जियाउल हक को किसने बनवाया? आर्म फोर्सेस, आर्मी के अच्छा, जहाज फौज का, पायलट फौज के, एयरपोर्ट फौज की, और बाकी क्या रह गए? दिस इज माय आंसर। आपने सुन लिया। अब इससे ज्यादा वाजे तौर पर तो एक्विजिशन जो है या अक्यूज करना या वाजे तौर पर जिम्मेदारी पॉइंट आउट करना मेरा ख्याल हो सकती है। और आर्मी के अगर ये जनरल है, फैज चिश्ती साहब रिटायर्ड जनरल थे उस वक्त, लेकिन जाहिर फौज के जनरल रहे हुए हैं, और अगर ये कोई गलत आदमी थे तो जनरल के ओहदे तक तो नहीं पहुंच सकते थे। और फिर ये एक्विजिशन करने के बाद, ये इल्जाम लगाने के बाद ये इसी दुनिया में थे और इनसे पूछा भी जा सकता था। जैसे जनरल फैज हमीद का कोर्ट मार्शल आज किया जा रहा है, अगर इन्होंने मिलिट्री के ऊपर झूठा इल्जाम लगाया था कि उन्होंने जनरल जियाउल हक को कत्ल किया, तो फिर उसके बाद इनका भी कोर्ट मार्शल किया जा सकता था। नहीं किया गया, इनको बुलाकर नहीं पूछा गया, इनसे यह तक नहीं पूछा गया कि आप ये अक्यूज क्यों कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि जनरल जियाउल हक जिस जहाज में कत्ल हुए वो जहाज भी फौज का, पायलट भी फौज का, एयरपोर्ट्स भी फौज के, मतलब कि सिक्योरिटी और हर चीज फौज की। तो फिर आज तक हमें तो पता ना चल सका, ये उन्होंने नहीं कहा, ये मैं कह रहा हूं। वो तो अक्यूज कर गए, खुलेआम अक्यूज कर गए कि फौज ने अपने आर्मी चीफ को कत्ल किया। ये जनरल फैज जो कि फैज चिश्ती जो उस वक्त रिटायर्ड थे, लेकिन जाहिर है जब जनरल जियाउल हक आर्मी चीफ थे तो उस वक्त वो भी सर्विंग ऑफिसर थे पाकिस्तान मिलिट्री के अंदर। अब जनरल जियाउल हक का जो किस्सा है पूरे का पूरा, उसको अगर आप गौर से देखें तो क्या तो जनरल रिटायर्ड फैज चिश्ती ठीक रहे हैं कि जहाज, पायलट, एयरपोर्ट, सिक्योरिटी सब कुछ फौज की थी। तो फिर अगर उनका कत्ल किया गया तो फिर कोई ना कोई इंक्वायरी होनी चाहिए थी, कौम के सामने रखनी चाहिए थी उसकी फाइंडिंग्स। और अगर फिर भी ऐसा नहीं हुआ तो किसी न किसी ने लापरवाही तो की होगी, कोई सिक्योरिटी का लैप्स हुआ होगा, तो उनको सजा देनी चाहिए थी। बिल्कुल इसी तरीके से हमें आज तक APS के जो लोग हैं, उनमें लोअर लोगों के बारे में तो हमें पता है, लेकिन ऊपर जो कोर कमांडर थे, जो आज भी शायद कश्मीर के अंदर पब्लिक सर्विस कमीशन के वो चेयरमैन लगाया हुआ है, जो ब्रिगेडियर थे, जो ऊपर लोग थे, उनको भी तरक्कियां दी गई, उनमें से कोई जिम्मेदार नहीं। फिर इसी तरीके से उसामा बिन लादेन, उनका जो सारा मामला हुआ था उसमें भी हमें नहीं पता कि जिम्मेदार कौन था, किसकी लैब्स थी। तो ये 9 मई का तो हम देखते हैं कि 105 लोगों को सजाएं खड़का दी हमने, मिलिट्री कोर्ट्स बना दी, कोर्ट मार्शल कर दिए। हमें चाहिए था बयानिया, तो हमने जनरल फैज हमीद को भी उठा लिया। अब हम कायनात चचा जो है, वो कायनात टोकरी वाली जो है उसमें जो बैठे हुए कायनात चचा है, उनसे हम मीडिया के अंदर ये खबरें भी लगवाते हैं कि जनरल फैज हमीद के हाथ कांपते हैं, उन्हें बीमारी हो गई है, वो बहुत परेशान है। तो ये सब कुछ हम करवा रहे हैं, लेकिन साबिक आर्मी चीफ जनरल जियाउल हक, उनको जो जहाज के अंदर कत्ल किया गया था, और अब आर्मी के अपने जनरल, रिटायर्ड जनरल कह रहे हैं कि ये फौज ने कत्ल किया था, इसकी इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं की गई? अगर 105 लोगों का मिलिट्री ट्रायल किया जा सकता है, कोर्ट मार्शल किया जा सकता है, तो फिर उनकी एक इन्वेस्टिगेशन करके कौम के सामने क्यों नहीं रखी जा सकती? फिर पिछले ही दिनों इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर ये बातचीत गूंजी कि आफिया सदीकी को अमेरिका ISI ने हवाले किया था, और गालिबन वहां पर मुबैना तौर पर यह भी कहा गया कि शायद पैसों की भी उसमें वजह थी लेने की। तो इसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए, जो जिम्मेदार हैं उनको, उनके ऊपर इंक्वायरी फिक्स होनी चाहिए। क्योंकि ये जो 105 लोग हैं जिनके मिलिट्री ट्रायल्स किए गए हैं, इसमें एक और भी बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट सामने आया है कि 2 ऐसे लोग हैं जिनको मियां वाली के अंदर ट्राई करने की कोशिश की गई 9 मई के वाकयात में, अदालत में लेके गए। जो सिविलियन जज थे, सिविलियन अदालत थी, उसमें केस चला, जज ने कहा कि कोई सबूत नहीं, उसने मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया, उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया कि इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, मुकदमा बनने के बाद, पूरी कोशिश करने के बाद कि उनको सजा हो। तो जो अदालत थी उन्होंने डिस्चार्ज करके बरी कर दिया, बाइज्जत बरी कर दिया, मतलब ऐसे कि उनका इस मुकदमे में कोई लेना देना नहीं। उनको वहां से उठाया, मिलिट्री कोर्ट में जाके ट्राई करके उनको सजा दे दी। ये अवान साहब उनके वकील हैं, जो अब ये बता रहे हैं कि उनके 2 ऐसे लोग जिनको रिप्रेजेंट कर रहे थे, जिन्हें सिविलियन अदालत ने डिस्चार्ज कर दिया, मिलिट्री कोर्ट में जाके सजा दे दी। इसका मतलब फिर आपके सामने है, और हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि दुनिया की कोई अदालत भी फिर ऐसे मामला जिसमें रातों रात लोगों को उठाया हो, वहां पर 100% स्ट्राइक रेट नहीं हो सकता। 105 लोगों के मुकदमा चलाए गए, 105 के 5 को जो है वो सजाएं दी गई हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि ये पहले से डिसाइडेड था कि इनको क्या सजाएं देनी है। तो एक तो ये पहली खबर थी। अच्छा, दूसरा एक और जो मिलिट्री के टॉप जनरल्स हैं उनका एक और प्रोजेक्ट था पिछले दिनों, और वो प्रोजेक्ट था अपोजिशन इकट्ठी करो मिशन। आपने वो मिशन सुना होगा, टेलीविजन पर बहुत सारे दोस्त कहते थे कि एक ही तरीका है कि PTI, फजलुर रहमान साहब, जमात इस्लामी, ये सारे इकट्ठे हों और फिर मुहिम चलाएं। मैं बार बार अपने व्लॉग्स में आपको बताता था, जाहिर है मैं पार्टी ओपिनियन नहीं देता था, अपना जाती ओपिनियन आपके सामने रखता था कि ये कभी नहीं हो सकता। आग और पानी कभी नहीं मिल सकते, पेट्रोल और आग मिल सकते हैं और भड़क सकते हैं, लेकिन आग और पानी मिलेंगे तो फिर आग बुझ जाएगी। तो मैं आपको कहता था कि इनके अपने अजाइम है, फजलुर रहमान साहब जो है वो कहीं ना कहीं सौदा कर जाएंगे, कट मार जाएंगे, PTI को नुकसान होगा, PTI जितना करीब जाएगी उतना नुकसान उठाएगी। जमात इस्लामी के बारे में भी मैंने खुल के नहीं कहा था, लेकिन ख्यालात यही थे दबे लफ्जों में, और दूसरी तमाम पार्टीज के बारे में भी मैं आपको यही कहता था कि किसी ने
वो सख्ती बर्दाश्त नहीं करनी जो इमरान खान ने की, और अगर करनी होती तो वो पहले खड़ा हो चुका होता ना मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ। आज तक तो कोई खड़ा नहीं हुआ, सभी ने सौदेबाजी की है। तो इमरान खान वाहिद है, और ये जो कहा जाता है कि पूरी अपोजिशन मिलकर करे, और यही मंजन बेचा गया टेलीविजन पर। बहुत सारे कुछ ज़हीन दोस्त हैं जिनकी बदयांती नहीं होगी, मतलब फवाद चौधरी भी ये बात कह रहे थे। मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने जरूरी बदयांती में ये बात कही होगी, या मिलिट्री ने उनको कहा होगा कि जाकर आप कहें। कई दफा जो बड़े ज़हीन लोग होते हैं वो जब अपने आप को बहुत ज्यादा ज़हीन भी समझना शुरू करें तो तब भी वो एनालिसिस गलत कर लेते हैं। उसमें जरूरी नहीं कि उनकी बदयांती शामिल हो। वो भी यही कह रहे थे, और भी बहुत सारे, कि जी ये फजलुर रहमान, पीटीआई और फलां फलां को इकट्ठा होना चाहिए। मैं आपके सामने यहां से बताता था कि हाँ, ये पॉलिटिकल टेक्स्ट बुक के हिसाब से तो ये आइडियल बात है। वाकई अगर ये इकट्ठे होकर जोर मारे तो बड़ी सारी चीजों के मसाइल हल हो जाएंगे। लेकिन ये इकट्ठे कैसे हो सकते हैं जब हमें पता है कि फजलुर रहमान साहब ने सारी जिंदगी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की सियासत की है, और उन्होंने वो किया है जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ने उनको कहा है। तो एन मौके पर फजलुर रहमान जो है वो इन्हें धोखा देकर निकल जाएंगे और पीटीआई को बेच देंगे, सियासी तौर पर कह रहा हूं, और पीटीआई को आखिरकार नुकसान उठाना पड़ेगा। ये दोस्त तमाम उस टाइम बहुत ज्यादा ये एजेंडा पेडल करते रहे, और ये एजेंडा जरूरी नहीं कि इनको पता हो, इनको फौज ने कहा हो कि आप जाकर एजेंडा पेडल करें, अनजाने में किया होगा। लेकिन हम यहां से आपको बता रहे थे कि फौज इसके ऊपर जो लीडरशिप है टॉप पर, जब हम फौज कहते हैं ना, तो ये आपने ज़हन में रखना है, बार बार ज़हन में रखना है कि जो 3 दिन पहले हमारा भाई मेजर शहीद हुआ या उससे पहले हमारे लोग, ये वो नहीं है। ये ऊपर बैठे 3-4 जनरल्स हैं। तो ये मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूं, जब मेरे मुंह से फौज का लफ्ज निकले तो ये जनरल आसिम मुनीर, डीजीआईएसआई और जो 4-5 ऊपर जनरल्स हैं, ये उनके बारे में मैं कह रहा होता हूं। तो बहरहाल उनका एजेंडा ये था कि ये पीटीआई को इसमें शामिल किया जाए, और फिर हस्बे जो भी जायका हो, और जब वक्त हो पीटीआई को फिर काट दिया जाए या इनसे कटवा दिया जाए इन अपोजिशन की जमातों से, और पीटीआई को कट इनटू